हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और करंट अफेयर्स की ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ उसको अच्छे से आप देख रहे होंगे और नोट्स भी बना रहे होंगे। ये उसका अगला पार्ट है जिसे हम पार्ट 9 कह रहे हैं। इसके पहले 8 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो जिन्होंने भी इसके पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, बीच में कोई पार्ट स्किप किया है, तो पुराना पार्ट भी ज़रूर देख लें और नोट्स लगातार तैयार करते रहें ताकि आपकी जो तैयारी है वो होती रहे और आपके रिविज़न करने में भी आसानी हो। मेरा नाम है मनोज सिंह, यहाँ पर आप मेरा परिचय देख सकते हैं। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि जो भी आपके अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहें। टेलीग्राम चैनल में एक प्राउड फैमिली है जो 10,400 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे हम नया आइडियाज़ शेयर करते हैं और हम बताते हैं कि एग्ज़ाम में आने की क्या चीज़ों की संभावना है और क्या कुछ चीज़ें आ सकती है और क्या कुछ चल रहा है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले पिछले वीडियो के लास्ट में जो मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसके आंसर्स देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन 1 था कि छत्तीसगढ़ के कॉलेजों में एडमिशन लेने के लिए उम्र सीमा कितने वर्ष तय की गई है। 4 ऑप्शन मैंने यहाँ पे आपको दिया था। ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 23 वर्ष, डी कोई सीमा बंधन नहीं। यानी कि अगर आपको पढ़ना है, कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस उम्र तक आप एडमिशन ले सकते हैं, ये क्वेश्चन था। इसका सही आंसर है कि कोई भी सीमा बंधन नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में एक नया आदेश निकाला था जिसके बाद उन्होंने ये तय किया था कि अब अगर कोई कॉलेज में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए उम्र कोई बंधन नहीं रहेगी। जबकि पहले बाउंडेशन थी कि एक निश्चित उम्र तक ही अब कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन लोगों में शिक्षा की भावना को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया और जो उम्र की बाध्यता थी उसको समाप्त कर दिया है। अब किसी भी उम्र में छत्तीसगढ़ में कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया था। ये सवाल था आपका क्विज का जिसका आंसर आपको देना था और मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर सही दिया। इसका सही आंसर 13 अप्रैल 2023 बस्तर में मुख्यमंत्री आदिवासी परब सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था मुख्यमंत्री के द्वारा, बस्तर के जगदलपुर में। और वहाँ जो लाल बाग मैदान है वहाँ पर इस योजना की शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को देखते हैं क्या कुछ है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप इसका जवाब जरूर दीजिए। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के 100% लक्ष्य को पूरा करने वाला राज्य का पहला जिला कौन सा है। आपको मालूम है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 1 अप्रैल से शुरू हुआ है। पूरे 1 महीने तक के लिए ये चला है और उसमें कौन सा ऐसा जिला है जिसने सबसे पहले ये काम पूरा कर दिया। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला सुकमा, दूसरा बालोद, तीसरा मनेंद्रगढ़ या चौथा खैरागढ़। इन 4 में से एक जिला वो है जिसने सबसे पहले पूरे प्रदेश में अपने सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कार्य के लक्ष्य को 100% पूरा कर दिया। तो आपको बताना है कि कौन सा जिला है। ए सुकमा, बी बालोद, सी मनेंद्रगढ़ या डी खैरागढ़। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है और नहीं तो हम चलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार इसका आंसर क्या है। और यहाँ पे आपका सही आंसर है बालोद। राज्य सरकार के विशेष प्राथमिकता वाले इस कार्य के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को बालोद जिले ने मात्र 16 दिनों की अवधि में ही पूरा कर लिया। टोटल 30 दिन का टाइम था हर जिले को इस काम को पूरा करने के लिए, लेकिन बालोद जिले ने सिर्फ 16 दिनों में ही अपने लक्ष्य को पूरा कर लिया। उन्होंने लगभग 1,62,000 के आसपास सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण किया। अब ये क्यों किया गया था इसके बारे में मैं एक और क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। एक बार रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कराने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप याद रखिएगा और प्रीलिम्स में ये याद रखिएगा वनडे के एग्जाम में कि बालोद वो जिला है जिसने सबसे पहले सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा किया। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं। छत्तीसगढ़ के पहले 500 सीटर बीपीओ सेंटर की हाल ही में आधारशिला रखी गई है। यह बीपीओ सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पे एक फोटो देख सकते हैं, मुख्यमंत्री यहाँ पे खड़े हैं और ये एक शिलान्यास कर रहे हैं बीपीओ सेंटर का। आपको बताना है कि ये बीपीओ सेंटर कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन है ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी भिलाई और डी रायपुर। ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, ए बिलासपुर, बी दुर्ग, सी भिलाई या डी रायपुर। इनमें से कौन सी वो जगह है जहां पे 500 सीटर बीपीओ सेंटर की आधारशिला रखी गई है और यह बीपीओ सेंटर जल्द ही संचालित किया जाएगा। ठीक है, आंसर आपको पता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर हम चलते हैं इसका डिस्क्रिप्शन की तरफ और जानते हैं कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे 500 सीटर बीपीओ सेंटर की आधारशिला रख दी गई है और जल्द ही इसकी शुरुआत की जाएगी। तो ये शहर है रायपुर। और रायपुर में कहाँ? रायपुर के जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के सामने ही मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है, उसी पार्किंग के ऊपरी फ्लोर पर ये बीपीओ सेंटर स्थापित किया जाएगा और ये 500 सीटर का होगा।
ठीक है, इसके लिए भूमि पूजन कर दिया गया है। इसके लगभग 10 करोड़ रुपए की होगी और ये 5वें तल पर शुरू होगा मल्टी लेवल पार्किंग के। अब बीपीओ सेंटर से क्या होगा, आउटसोर्सिंग व्यवसाय से जो युवा हैं वो जुड़ सकेंगे। 500 सीटर का मतलब लगभग 500 युवाओं को यहाँ पे रोजगार मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता कि बीपीओ क्या होता है तो मैंने बीपीओ को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाया है, वीडियो लिस्ट में जाइएगा और वहाँ पे जाके आप बीपीओ के बारे में ज़रूर पढ़िएगा। या ऊपर आई बटन दबाएंगे तो आपको बीपीओ सेंटर का वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसे आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता रहे कि आखिरकार बीपीओ होता क्या है। तो रायपुर में बीपीओ सेंटर की शुरुआत होने जा रही है, आधारशिला रख दी गई है और ये कितने सीटर का होगा, 500 सीटर का होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ की युवा नंदिनी यादव ने अपने संबोधन से देश भर में छत्तीसगढ़ी संस्कृति का मान बढ़ाया। वो किस जिले की रहने वाली हैं? ये है नंदिनी यादव, इनकी फ़ोटो आप देख सकते हैं, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में हैं। इन्होंने रुपया माला पहन रखी है, कलगी पहन रखी है, मोती माला पहन रखी है। तो इस तरह से और पूरी तरह से ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति में अपने आप को ढाले हुए संसद भवन पहुंची थी और वहां पर जाकर इन्होंने काफ़ी ओजस्वी भाषण दिया था, अंग्रेजी में संसद को संबोधित किया था। तो आपको बताना है कि ये जो नंदिनी यादव हैं वो किस जिले की रहने वाली हैं। आपके ऑप्शन है ए सुकमा, बी रायपुर, सी अंबिकापुर या डी भिलाई। फिर से सुनिएगा, ए सुकमा, बी रायपुर, सी अंबिकापुर और डी भिलाई। आपको बताना है कि नंदिनी यादव किस जिले के रहने वाली है। नंदिनी यादव कौन है? तो नंदिनी यादव वो हैं जिन्होंने भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर संबोधन किया, कहाँ? संसद में, और पूरे छत्तीसगढ़ संस्कृति का मान बढ़ाया, जिसके लिए संसद में उनकी काफ़ी तारीफ भी की गई थी और बहुत उनके लिए तालियां बजी थी वहाँ पे। तो एक बार फिर से ऑप्शन सुन लीजिए, किस जिले की रहने वाली हैं, सुकमा, रायपुर, अंबिकापुर या भिलाई। आपको सही जवाब बताना है कि आखिरकार नंदिनी यादव कहाँ की रहने वाली हैं। अभी तक आपने आंसर सोच लिया होगा और दे भी दिया होगा। जिनको नहीं पता उसके लिए हम सीधे चलते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जानते हैं कि आखिरकार वो किस जिले की रहने वाली हैं और क्या है इनका सही जवाब। तो ये है आपका सही जवाब, सुकमा की नंदिनी यादव। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने अंग्रेजी में संसद में संबोधन किया है। ठीक है, मैंने अंग्रेजी में जब आपको बोला तो आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर कोई लड़की है छत्तीसगढ़ की और संसद में अंग्रेजी में बात कर रही है तो हो सकता है कि वो या तो रायपुर की होगी या भिलाई की होगी, लेकिन आपका सोचना गलत है। ये है सुकमा की नंदिनी यादव। सुकमा यादव ने छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में न सिर्फ छत्तीसगढ़ी संस्कृति को वहाँ पे जाकर परिभाषित किया, बल्कि जय जोहार के साथ उन्होंने अपना अभिवादन शुरू किया और उसके बाद अंग्रेजी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर अपना संबोधन किया। संसद भवन में जैसे कि मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी, कलगी है उनके पास, रुपया माला आदि पारंपरिक आभूषणों से सुसज्जित होकर वो पारंपरिक वेशभूषा जो छत्तीसगढ़ की है उसमें संसद के सेंट्रल हॉल में गई थी और वहाँ पे उन्होंने अपना संबोधन दिया था, जिसके बाद काफ़ी तारीफ हुई थी। पूरे देश से लगभग 26-27 के आसपास युवाओं का लगभग चयन किया गया था, उसमें से एक नंदिनी यादव है। ठीक है, तो इस तरह से नंदिनी यादव काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमें इनके बारे में जानना भी चाहिए और ये भी जानना चाहिए कि ये कहाँ की रहने वाली हैं, ताकि हम अपनी जो तैयारियां हैं उसको अच्छे तरीके से कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष शिल्प कलाओं पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को हम किस नाम से जानते हैं? फिर से सुनिएगा क्वेश्चन, पारंपरिक शिल्प व विविध कलाओं के संरक्षण, प्रचार प्रसार, जागरूकता तथा रुचि जागृत करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष शिल्प कलाओं पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस आयोजन को किस नाम से जाना जाता है? ये जो प्रशिक्षण शिविर है जहाँ पे विविध कलाओं का संरक्षण, प्रचार प्रसार, रुचि जागृत किया जाता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ए आकार, बी जगार, सी मड़ई या डी सुरता। आपको बताना है कि ये जो प्रशिक्षण है, शिविर है, प्रतिवर्ष जो आयोजित किया जाता है, ये किस नाम से आयोजित किया जाता है? जहाँ पे पारंपरिक शिल्प विविध कलाओं का संरक्षण किया जाता है, उनका प्रचार प्रसार किया जाता है, जागरूकता लाने की कोशिश की जाती है और युवाओं में इसके प्रति जागरूक किया जाता है रुचि। ऑप्शन ए आकार, ऑप्शन बी जगार, ऑप्शन सी मड़ई और ऑप्शन डी सुरता। क्वेश्चन अगर पता है तो बताइए, नहीं तो हम चलते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ और देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आकार। ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? संस्कृति विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस वर्ष भी ये आयोजित किया गया है और इसे आकार के नाम से बुलाया जाता है या आकार नाम दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है?
विविध कलाओं का संरक्षण हो जाता है, प्रचार प्रसार जागरूकता की लाया जाता है और रुचि जागृत किया जाता है, और इसीलिए प्रतिवर्ष शिल्प कलाओं पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है। इस बार महंत घासीदास स्मारक में ये प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया था, और ये किस नाम से होता है? आकार के नाम से होता है। तो इस आकार नाम के शिविर को, जहाँ पे इस तरह की पारंपरिक शिल्प कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है, उसको आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अक्षय तृतीया के मौके पर चंदखुरी में 3 दिवसीय माता कौशल्या महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया? क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो कुछ और फैक्ट्स आपको क्वेश्चन से ही मिलेंगे, और मेरा क्वेश्चन बनाने का मकसद यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से मिल सके। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो माता कौशल्या का महोत्सव है वो अक्षय तृतीया के मौके पर शुरू किया गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया कि माता कौशल्या का महोत्सव कब मनाया गया। तो अगर वहाँ पे 3-4 दे दें, अक्षय तृतीया, भादो, ऐसा कुछ करके, तो आपको पता होना चाहिए कि अक्षय तृतीया के मौके पर यह महोत्सव मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया? तो चंदखुरी में मनाया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि चंदखुरी को राम वनगमन पर्यटन परिपथ में शामिल किया गया है, और यहीं पर माता कौशल्या का धाम है, इसलिए ये चंदखुरी में स्थापित है। लेकिन अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन ये चंदखुरी में मनाया गया, कब से कब तक मनाया गया, ये आपको बताना है, और ये 3 दिवसीय महोत्सव था। ठीक है, आपका ऑप्शन है ए 15 से 17 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 से 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 से 24 अप्रैल, या ऑप्शन डी 24 से 26 अप्रैल। आपको सही आंसर बताना है कि माता कौशल्या महोत्सव जो 3 दिवसीय आयोजन था वो आयोजन कब से कब तक किया गया था। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। ए 15 से 17 अप्रैल, बी 18 से 22 अप्रैल, सी 22 से 24 अप्रैल, या डी 24 से 26 अप्रैल। आपको सही आंसर बताना है कि सही आंसर क्या है। जिन्होंने बता दिया अच्छी बात है, नहीं तो हम चलते हैं सीधे इसके डिटेल के ऊपर, और आपका सही आंसर है 22 से 24 अप्रैल। 22, 23 और 24 अप्रैल को माता कौशल्या महोत्सव मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? चंदखुरी में। कब शुरुआत हुई थी? 22 अप्रैल को हुई थी। किस दिन? अक्षय तृतीया के अवसर पर किया गया था। क्यों इस महोत्सव का आयोजन किया गया? प्रदेश की कला, संस्कृति एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सतत प्रयास के अंतर्गत माता कौशल्या की जन्मभूमि के वैभव को विश्व पटल पर स्थापित करने एवं महिला सशक्तिकरण, कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु राष्ट्रीय स्तर पर माता कौशल्या महोत्सव के मनाने की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये एग्जाम में भी 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, माता कौशल्या महोत्सव के बारे में बताइए। ऐसा करके आप लिखेंगे तो 4 लाइन के लिए आपका ये परफेक्ट आंसर होगा। और इस तरह से आपको ये जानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर महोत्सव मनाने की शुरुआत की गई है, क्योंकि इस बार राष्ट्रीय स्तर के कलाकारों को भी बुलाया गया, जिसमें कैलाश खेर आए थे और भी बहुत सारे कलाकार यहाँ पे आए थे, मैथिली ठाकुर भी आई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उत्पादित उन्नत किस्मों के उच्च गुणवत्ता युक्त एवं प्रमाणीकृत बीजों की शुरुआत की गई है। यह बीज किस नाम से जाने जाएंगे? कृषि विश्वविद्यालय, जिसे हम इंदिरा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, आपको बताना है कि यहाँ पे एक बीज बनाया गया है, उसके बनाने की शुरुआत की गई है, जो गुणवत्ता युक्त हैं, प्रमाणीकृत हैं। यह बीज किस नाम से जाने जाएंगे, जो कि उन्नत किस्म के उच्च गुणवत्ता युक्त हैं? आपके ऑप्शन है ए राजीव, बी इंदिरा, सी महानदी, या डी इंद्रावती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कृषि से संबंधित, क्योंकि कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपको पता है कि आते ही हैं। ये है आपका कृषि विश्वविद्यालय का मोनो, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, जिसका स्लोगन भी लिखा हुआ है कृषि जीवनस्य आधारम। कृषि जीवनस्य आधारम। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, इसकी टैगलाइन क्या है, इसका नाम क्या है, और उसके अलावा ये अब इसने एक नया रिसर्च किया, नए बीजों की शुरुआत की है जो काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये बीज किस नाम से जाने जाएंगे, ये आपको बताना है। ए राजीव, बी इंदिरा, सी महानदी, या डी इंद्रावती। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, शायद इसके बारे में आपने सुना ना हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावना रहती है। और उसके अलावा जब इस तरह के क्वेश्चन आप पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट पर भी आपकी पकड़ मजबूत बनती है और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आते हैं आंसर में, डिटेल्स में देखते हैं क्या है इसका आंसर। इसका नाम है इंदिरा बीज। ठीक है, इसकी शुरुआत किसने की थी? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरुआत की थी। कब की थी? अक्ति त्योहार माटी पूजन के दिवस के दिन की थी। यहाँ पे एक नई बीजों की शुरुआत की गई है जिसका नाम है इंदिरा बीज। ये ब्रांड नेम है, इस ब्रांड नेम से इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो है उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणीकृत बीज हैं, जिससे कि फसल अच्छी होगी और उत्पादन ज़्यादा बेहतर होगा, इसलिए इंदिरा बीज।
आपको पता है कि कृषि विश्वविद्यालय का नाम भी इंदिरा है और इस बीज का भी नाम इंदिरा रखा गया है। तो इस तरह से ये फैक्ट्स आपको याद रखेगा, आप एक दूसरे से कोरिलेट अगर कर लेंगे तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की किन 2 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ को पंचायत पुरस्कार मिला है और छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है, उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां एक से ज़्यादा पंचायतों को पुरस्कार मिला है। और छत्तीसगढ़ को 2 पंचायतों को पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना है कि वो दोनों पंचायतें कौन सी हैं। अभी डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इनको ये पुरस्कार क्यों मिला है और ये दोनों पंचायतें किस जिले के अंतर्गत स्थापित हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल आप बताइए वो 2 पंचायतें कौन सी हैं। ऑप्शन ए कुरु तथा लुंड्रा, ऑप्शन बी धरसींवा तथा सोहगा, ऑप्शन सी नवागांव तथा पथरिया, या ऑप्शन डी नागम तथा सांकरा। ऑप्शन बताइए, जल्दी जल्दी आप आंसर बताइए फटाफट कि कौन सी वो 2 पंचायतें हैं जिन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुरु तथा लुंड्रा, बी धरसींवा तथा सोहगा, सी नवागांव तथा पथरिया, या डी नागम तथा सांकरा। चलते हैं हम इसका डिटेल की तरफ और देखते हैं कि आखिरकार क्या इसका आंसर है। यहाँ पे आप इसका आंसर देख सकते हैं। जो सही जवाब है 2 पंचायतें वो हैं नागम तथा सांकरा, जिन्हें राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। अब हम ये देख लेते हैं कि नागम कहाँ का है। तो नागम है सरगुजा जिले के जनपद पंचायत लुंड्रा के अंतर्गत। ठीक है, तो नागम पंचायत कहाँ है, सरगुजा जिले में, और सांकरा पंचायत कहाँ है, धमतरी जिले में। ये भी आपको याद रखना है कि ये पंचायतें हैं कहाँ पे। तो सरगुजा के नागम और धमतरी के सांकरा को ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? जो नागम है उसको गरीबी उन्मूलन और आजीविका संवर्धन के लिए मिला है और सांकरा को स्वस्थ पंचायत की थीम के लिए मिला है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो आप कोरिलेट कर सकते हैं कि सरगुजा में ज़्यादातर पॉपुलेशन किसकी है, ट्राइब्स की है, और ज़्यादातर ट्राइब्स कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं, जो कृषि पे निर्भर रहते हैं। तो इसलिए उनकी जो आजीविका होती है वो काफ़ी कम होती है, वो गरीब होते हैं। तो उनके उन्मूलन और आजीविका का संवर्धन के लिए नागम को पुरस्कार मिला है। ठीक है, धमतरी अपेक्षाकृत थोड़ा सा ज़्यादा शहरी वो है और शहर में चीज़ें अच्छी रहती हैं, तो शहर में स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंता होती है। तो स्वस्थ पंचायत की थीम के लिए मिला है सांकरा को, जो धमतरी में स्थित है। इस तरह से जब आप कोरिलेट करके किसी आंसर को पढ़ेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो वो बहुत जल्दी याद होता है और भूलता भी नहीं है। तो ऐसे करके आप अपने जो आंसर है उनको कोरिलेट करने की कोशिश किया करिए और उस तरह से फिर अपने आंसर को याद किया करिए ताकि वो कभी भूले ना। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। यह यूनिवर्सिटी किस देश में स्थित है? सोरबोन यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दी जा रही है। तो अब जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं उनको डॉक्टर भूपेश बघेल कहा जा रहा है, क्योंकि उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल गई है। ये उपाधि सोरबोन यूनिवर्सिटी ने दी है। आपको बताना ये है कि ये सोरबोन यूनिवर्सिटी किस देश की यूनिवर्सिटी है। आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी मलेशिया, सी तिब्बत, या डी फ्रांस। ए अमेरिका, बी मलेशिया, सी तिब्बत, या डी फ्रांस। कौन से देश की वो सोरबोन यूनिवर्सिटी है जिसने मुख्यमंत्री को डॉक्टरेट की उपाधि दी है? यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वो डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डॉक्टर भूपेश बघेल के नाम से जाने जा रहे हैं और आपका सही आंसर है डी फ्रांस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फ्रांस की विश्व प्रसिद्ध सोरबोन यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीमित स्थानीय संसाधनों की उपयोगिता के साथ आगे बढ़ाने की विशिष्ट पहल के लिए डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। अब डॉक्टरेट तो दिया है, लेकिन क्यों दिया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका भी आंसर यहाँ पे मैंने डाल दिया है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत ही सीमित और स्थानीय संसाधनों की मदद के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया है, इसलिए इस विशिष्ट पहल के लिए उनको डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया है। तो ये फ्रांस की यूनिवर्सिटी है सोरबोन यूनिवर्सिटी, जिसने सीएम को दिया है डॉक्टरेट की उपाधि, और अब जो हमारे सीएम हैं वो डॉक्टर भूपेश बघेल कहला रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्विज क्वेश्चन है आज के वीडियो का। इसका आंसर आपको बताना है कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। आप सभी सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, उसी उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्विस डे कब मनाया जाता है। आपको अपने ऑप्शंस बताने हैं कि क्या सही है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए 18 अप्रैल, बी 19 अप्रैल, सी 20 अप्रैल, या डी 21 अप्रैल। सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बताइएगा कि सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका क्विज क्वेश्चन 1 है।
जो आपको आंसर करके बताना है। अगर आपको आंसर नहीं पता होगा तो मैं नेक्स्ट एपिसोड में जब भी करंट अफेयर का वीडियो लाऊंगा उसमें इसका आंसर बता दूंगा। फिलहाल आपको सर्च करना है और बताना है कि क्या है सिविल सेवा दिवस, कब मनाया जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, राजधानी रायपुर में स्थित कमल विहार का हाल ही में नया नामकरण कर दिया गया है, अब यह किस नाम से जाना जाएगा। ठीक है, कमल विहार एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, जो कि आप देख सकते हैं लगातार इसके बारे में चर्चाएं होती रहती हैं और अब इसका नाम बदल दिया गया है। आपको बताना है कि कमल विहार अब किस नाम से जाना जाएगा। आपके ऑप्शन है ए इंदिरा विहार, बी कौशल्या माता विहार, सी अवंतीबाई विहार या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको बताना है कि कमल विहार का नया नाम क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा। अगले एपिसोड में मैं इसका सही आंसर आपको बता दूंगा। वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। लास्ट में एक बार फिर से जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है वो ज्वाइन कर लें और 10,400 से ज़्यादा प्राउड एस्पिरेंट्स का जो ग्रुप है उसमें भी आप अपना सहभागिता जताएं और नए आइडियाज़ वहाँ पे लगातार आप लेते रहें ताकि आगे बढ़ने का मार्ग और बढ़िया से आपका प्रशस्त हो, क्योंकि नई चीज़ें जो रहती हैं मैं लगातार इसमें डालता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और आप करंट अफेयर्स के ये नोट्स भी लगातार बनाते चल रहे होंगे। नोट्स बनाते रहिए ताकि आने वाले समय में आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस तरह के क्वेश्चंस को लेकर आऊँ आपके पास जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। तो मिलूंगा फिर अगले सेशन में एक नए वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।